वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात करी थी आप लोगों से कि चाहे विरासत में मिली हुई डायबिटीज़ हो या आपको जो है आप अपने फैमिली के कोई सिंगल पर्सन हो जिसको डायग्नोस हो गया है कि अब डायबिटीज़ है, तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना और लेकिन इसके होते हुए लाइफ को आप कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, अपने करियर को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, इसकी एक रोशन मिसाल वसीम अकरम है। इसके साथ साथ फवाद खान जो पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं, इन्होंने दूसरे मुल्क में भी जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनको भी बहुत यंग एज से, अगर मैं गलत नहीं तो 17 या 18 ईयर्स की एज में जो है उनको भी डायग्नोस हो गया था कि वो डायबिटिक हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर को जो है वो ख़राब नहीं किया और अपनी लाइफ को चेंज किया, रूटीन बनाई, एक अच्छी बेहतर यूनिफॉर्म लाइफ बनाई और वो आगे चले हैं। ऐसी ही कुछ बात आज हम आपके साथ भी करने जा रहे हैं, जिस पर एक अच्छी और बेहतर मस्बत जो है वो आपको अप्रोच देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, जो आपको डायबिटीज़ से बचाव के तरीके और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर सलमान जमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र और आपके व्यूअर्स को भी सलाम कि उन्होंने मुझे, वैसे भी मीडिया पे इतना लाइक किया जा रहा है, जितने व्यूअर्स दूसरे चैनल्स के वो भी देख रहे होंगे आपको, उन सबको भी मेरा सलाम। चलिए जी, उन सब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज़ है इसके बारे में हम पहले भी जो है अक्सर बात करते रहते हैं प्रोग्राम में। एक्सेप्टेंस हो गई है माशरे में ना कि जिस तरह ब्लड प्रेशर होता है एक उम्र में आके, इसी तरह डायबिटीज़ ने भी हमला करना है या डायबिटीज़ भी होगी और हर तीसरे घर में आपको डायबिटिक का पेशेंट मिलता है। वजह बताइए क्यों ये चीज़, एक तो मौरूसी है, आपको मिल रही होती है जीन्स में, इसके अलावा रीज़न क्या है इसका इतना बढ़ जाना? देखिए, एक तो जैसा आपने बताया फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी, यंग एज में, जैसे आपने एक्ट्रेसेस का नाम, एक्टर्स का नाम लिया कि इनको अर्ली एज में हो गई थी, दैट इज़ टाइप 1। दूसरी जो आप सवाल कर रही हैं वो तो ड्यू टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। लाइफस्टाइल अगर हम अपना प्रॉपर रखें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। और उसमें क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती और हम ज़्यादातर वी आर इन्वॉल्व इन वर्क एंड इन फैमिली प्रॉब्लम्स, तो होता क्या है कि हम इतने एक्टिव नहीं रह पाते और हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रेज होना शुरू होते हैं, हम ओबेसिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और एब्डोमिनल फैट बढ़ना हमारा शुरू होता है। दैट इज़ द मेन कॉज। और एशिया में जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए कहा जाता है कि 40 से अबव वेस्ट नहीं होना चाहिए। 40 से अबव वेस्ट होगी तो आप शुगर के रिस्क पर हैं, आप ये कह रहे हैं? डायबिटीज सिर्फ शुगर के नहीं, क्योंकि अगर आपको शुगर हुई तो और बीमारियों के भी रिस्क है। और जो एशियन वुमेन्स हैं उनके लिए कहा जाता है नॉट मोर देन 35 से, जी एब्डोमिनल फैट की बात कर रहा हूँ, पेट की जो आपकी वेस्ट है आसान ज़माने में 35 औरतों में 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 मर्दों में अबव 40, तो उसको कंट्रोल करके रखें तो इन बीमारियों से बचें। ठीक है, तो आप लोग आज वैसे तो सबको अपनी वेस्ट पता होती है, लेकिन फिर भी जो है आप दोबारा से उसको चेक कीजिए और अगर जो ख़वातीन हैं उनकी वेस्ट जो है वो 35 से ज़्यादा है तो उनको एहतियात करनी है, ख्याल करना है। और मर्दों के लिए कहा गया है कि 40 वेस्ट जो है उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं होती और अगर आप उसके अंडर हैं तो फिर आपके लिए खुशी की खबर है कि अच्छा है। और डॉक्टर BMI का जो है उसका भी बड़ा अहम, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उससे भी बड़ा जो है वो लाइफस्टाइल कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल, बॉडी मास इंडेक्स में होता है, हम हाइट और वेट से BMI निकालते हैं अपना। और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को तो ये बातें पता है, मगर जो हमारे नॉर्मल लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाएंगे ना, आप उनको बताइए ये कैसे निकाला जाता है। ये बेसिकली हम तो अब तो बहुत एडवांस हो गई हैं, गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अपनी हाइट और अपनी वेट जो है वो डालेंगे तो BMI पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से फार्मूला होता है, वो आपको अपना रिजल्ट दे देगा। एंड दैट शुड नॉट बी 25 से 27 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 27-25 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है आपके, क्योंकि इससे हमारा वेट का पता चलता है। तो फिर उसको आप रिड्यूस करें और दैट कैन बी ड्यू टू एक्सरसाइज और थ्रू डाइट प्लान। और लाइफस्टाइल का बहुत, जो आप बात कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रॉपर टाइम पे उठना, प्रॉपर टाइम पे काम करना, प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज करना, प्रॉपर टाइम पे नमाज पढ़ना, ये हर चीज़ें काउंट होती है, प्रॉपर टाइम पे सोना खाना खा के। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर आपकी एक लाइफ की रूटीन है कि आप प्रॉपर खाना खाते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, कितने कार्ब्स ले रहे हैं आप, कितने फाइबर्स ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत काउंट हो रही होती हैं, ये आपको डायबिटीज़ से बचा रही होती हैं। लेकिन अगर डायग्नोस हो गया है तो उसके
बाद तो फिर आप पर लाजिम है ना कि अब आपने एक फौजी ज़िंदगी गुजारनी है। फिर आप अगर नहीं कंट्रोल करते तो फिर ये तमाम जो मामलात हैं जो ख़राब होते हैं शुगर के बाद, जिन पर इंशाल्लाह भी हम आगे जाके बात भी करेंगे, वो भी जो है आड़े आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मीठा खाना या कोई और वजह, जो टाइप 2 होती है, जो डायबिटीज़ होती है, इसका रीज़न क्या बनता है? सिर्फ ये मीठा, कुछ लोग मीठा नहीं खाते बट वो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। देखिए मीठा तो एक है उसका फैक्टर कॉजेज़ में है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट किस तरह हम ले रहे हैं, उसका इनटेक क्या है, कितने, जैसे आपने बताया कार्ब्स ले रहे हैं, क्या फ़ैट ले रहे हैं, और फिर हमारा लिवर फंक्शन का प्रॉपर काम करना, और जितनी भी एडिक्शंस हैं, जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं वो सब लिवर पे अफेक्ट होती हैं, लिवर ही चेंज करता है। तो जो लोग स्मोकर्स हैं और ये सब चीज़ें, ये सर, और मज़ीद अल्कोहलिज्म भी है हमारे मुल्क में और बाहर ममालिक में जो कि हराम है, तो उसकी जी ये सारी चीज़ों का है इसमें। और तो ये सब चीज़ें जाके हमारे लिवर को अफेक्ट कर रही होती हैं। और होता क्या है, लिवर हमारा मेटाबॉलिज्म करता है खाने का, अगर वो सही काम करेगा तो सही मेटाबॉलिज्म होगी और सही मिकदार में ग्लूकोज बनेगी और सही पैनक्रियास काम करता रहेगा। मगर किसी भी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, फिजिकल इनएक्टिव हैं, वेट कंट्रोल नहीं कर रहे, सबसे मेन जो इसका कॉज होता है दैट इज ओबेसिटी, वो बिल्कुल वेट होता है, उसको अगर आप कंट्रोल रखें। अच्छा, वेट जो है ना, लोगों ने आजकल बड़ा एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे खैर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, तो वेट लॉस करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अच्छा, इतना सिंपल? आप जी इतनी बिल्कुल आसानी से बिल्कुल कह रहे हैं, सिंपल, बहुत मुश्किल काम मगर होता है ये। नहीं है बात ये, अगर किसी को पता हो तो उसके लिए नहीं है। ठीक, कैसे और होगा? मगर वो लोग कर नहीं पाते हैं। देखें, वो ये भी तो प्रॉब्लम्स हैं, लोग कर नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ें छोड़ना होती हैं। वो क्या? एक चावल, हाँ, एक रोटी, हाँ, और एक शक्कर। ओके, ये तीनों चीज़ें आप छोड़ दें ठीक है। कुछ फ्यू मंथ्स के लिए। अच्छा, मैंने ये 3 चीज़ें मना की, चावल, शक्कर और रोटी। मैंने ये नहीं कहा खाना खाना छोड़ दो। खाने मतलब ये लेकिन चिकन हमारा खाना तो पेट नहीं भरता ना। नहीं, मैं उस पर आ जब रहा तक हूँ, आप बिल्कुल रोटी और उसी चावल पर, बिल्कुल नहीं आप सही कह रही हैं। देखें, बहुत सिंपल है, चिकन, मटन, सैलड्स गोश्त हैं। हो गया, चिकन हो गया, सलाद हो गई, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, तो ये तो इंसान यही खाता है। तो आप ये रूखा खाएं, ठीक है, या ब्राउन ब्रेड से खाएं। ठीक है। जब तक आपने ये मैंने वेट लॉस के लिए बताया, डायबिटीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैंने वेट लॉस के लिए बताया। अगर डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो फिर वो खाएंगे अपने प्रॉपर मील्स, बेशक वो रोटी चावल ना लें और शक्कर ना लें, वो तो उनको लेनी नहीं है, मगर रोटी भी उनको छुड़वाने का मतलब ये है कि फिर आप ब्राउन ब्रेड से खाएंगे, वरना क्योंकि आप एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाएं ले रहे होंगे, इंसुलिन ले रहे होंगे बाहर से, तो ये ना हो आपकी शुगर आप हाइपो में चले जाएं आप। तो आपने खाना पीना है जैसे हमने, मगर रूखा खाएं। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, स्टेक्स हम बना सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कुक फूड, तो वो जिसको करना होता है जी वो करता है। और अगर आपके घर में दाल भी बनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टेक्स की या फिश की ज़रूरत है, आप दाल स्पून से खा लें, वो इतनी अच्छी हेल्दी है आपके लिए। और आप सब्जी तो इजीली जो आपकी सैलड होती है, अगर खाने से पहले आप वो खा लें तो वैसे आपका स्टमक जो है वो फुल हो जाता है, फिर आपको इतनी खाने की वो जो भूख होती है वो आपकी कम हो जाती है, फिर आप स्मॉल पोर्शन जो है वो लेते हैं। थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा, वही जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस 2-3 चीज़ें जो हैं उनसे आप मुंह मोड़ लें, जिनमें आपने कहा कि फ्यू मंथ्स, यस, रोटी चावल, और इसके अलावा जो है वो शुगर, वाइट शुगर जो है उसके लिए कहा जाता है। देखिए, इसमें अबव 50 वालों के लिए तो ये है, क्योंकि अबव 50 वालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और डायबिटिक हैं, प्रॉपर उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल से मुराद अक्सर मुझसे पूछता है, अच्छा लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, जब ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं। अनकंट्रोल से मुराद ये है कि जी 200 से नाश्ते के 2 घंटे बाद और रात खाने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर रहे, या 220 रहे, या 230 रहे, या 300 रहे, 400 हायर साइड पे हो, या माइल्ड अनकंट्रोल्ड हो। ये दोनों हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये दोनों हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड में है तो आपको कोई हार्म नहीं करेगी किसी किस्म का, और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए अभी अपने इंट्रो में कि भाई ये लोग भी तो बात ये है, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं, लोग ये समझते हैं कि जी कभी अगर हमारी शुगर है 150 नॉर्मल है नाश्ते के बाद की, कभी हमारी जी आती है डॉक्टर साहब 250 और कभी आती है कम, तो ये तरीक़ेकार नहीं होता। शुगर सस्टेनली एक जैसी रहनी चाहिए, 70 से ऊपर रैंडम की बात कर रहा हूँ, 200 से नीचे। हाँ, एक अगर आप बदपरहेज़ी कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा है आपने अभी करी है, तो 1-2 दिन और परहेज़ कर लें नॉर्मल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं वही अपनी बात को दोबारा से दोहरा रही हूँ कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, हमारी बॉडी, अल्लाह ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि जो भी चीज़ रूटीन में आती है ना, हमारी बॉडी उस चीज़ की आदत हो जाती है। कुछ ख़वातीन या कुछ मर्द
ऐसे होंगे जो खुद से मोहब्बत नहीं करते और वो कहते हैं बस चल रही है ज़िंदगी तो चल रही है, 250-300 शुगर है, बट उनको क्योंकि वो उसके इतने आदी हो गए हैं कि वो उनको फील नहीं हो रहा होता कि हमारी शुगर इतनी ज़्यादा है, और वो उसमें नॉर्मल में रूटीन में, और जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चेक कर लें तो पता चलता है 400 450 पे भी लोग नॉर्मल ख़वातीन घर का काम कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं कि क्या करें, किस तरह मैनेज करें इसे। देखिए मैं आपको अभी रिसेंट बताऊं, वैसे तो मेरे पास बड़े पेशेंट आते हैं, अभी मुझे इसलिए याद है अपने बात की, एक साहब आए मेरे पास, ही वॉज 50 ईयर ओल्ड, तो कहने लगे यार, उनके दोस्त मेरे पास आते थे इलाज के लिए, तो कहने लगे यार मैं ना डॉक्टर साहब, मैंने उनसे शुगर देखी तो देखी 450, मैं परेशान हो गया रैंडम। तो मैंने कहा हाँ जी ये अलामतें, कि कोई एक भी सिम्टम नहीं था उस आदमी में, एक भी सिम्टम नहीं था। मैं बड़ा हैरान, वो भी हैरान कि डॉक्टर साहब, अच्छा बात ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि शुगर की अलामतें आएँ आप पर। अच्छा, ये भी एक बात ऐड कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर हायर साइड पे शुगर है आपकी तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि अलामत आए, दैट इज़ नॉट 100% के जी उसकी अलामत आए। मगर हम ये कहते हैं कि 40 के बाद हर 6 महीने बाद एक अपना नॉर्मल सा चेकअप कराते रहना चाहिए। नॉर्मल सी लैब प्रोफाइल है, लेबॉर्ट्री की 2-3 टेस्ट आपने करा दिए, कोलेस्ट्रॉल का है, शुगर का 100 रुपयों में हो जाते हैं वो, और एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले तो आपको पता चलेगा आप यू आर गोइंग फाइन। मगर अगर आप, अच्छा उन्होंने भी किसी कहने पे कराया तो ज़रूरी नहीं है कोई इसकी अलामत आए। मगर बात यह है अमूमन 99% होता यह है कि जिनकी 250, 300, 350 होती है उनको कहीं ना कहीं अलामतें रहती हैं, मगर बस वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और मैं यही भी पेशेंट से कहता हूँ भाई सब चीज़ें करो, मगर तुम जिंदा रहोगे तो वो करोगे ना, चाहे तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी करो, अपने लिए तो खुद टाइम निकालो। आपने कहा कि सिम्टम्स कुछ लोगों के जाहिर होते हैं, कुछ लोगों के नहीं हो पाते, तो जो सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं वो सिम्टम्स क्या हैं, ताकि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और अभी तक आपने जाकर जो है वो लैब चेक नहीं करवाया। अच्छा, नॉर्मली ग्लूकोमीटर रखते हैं, बट कहते हैं कि जो आप जाकर ब्लड से टेस्ट को, जो लैब टेस्ट होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि ग्लूकोमीटर में भी फ्लक्चुएट होती रहती है। आज मैं सोच रही थी कि मैं ग्लूकोमीटर लेकर आऊँ और आपके सामने यहाँ पर ऑन एयर जो है हम उस चीज़ को करें, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लेंगे। बात ये है कि पहले हम इस पर आ जाते हैं सिम्टम्स पे, उसके बाद मैं ग्लूकोमीटर पर ऐड करूँगा आपको। हमारे ज़्यादातर जो इसके अलामतें हैं उनमें पेशाब का ज़्यादा आना, ठीक है, प्यास का ज़्यादा लगना, ओके, आपका ज़बान खुश्क हो रही है, गला खुश्क हो रही थी, आपको प्यास ज़्यादा लगती है। दूसरा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप खाएंगे मगर आपका वेट लॉस होगा, वेट कम होगा, आपका रिड्यूस होगा, बढ़ेगा नहीं। आप खाएंगे, आपको भूख भी लगेगी और आपका वेट रिड्यूस होगा। अच्छा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं, मोटे हैं, हेल्दी तो नहीं, हेल्दी तो सेहतमंद लोग होते हैं, जो जिनको मोटापा है और अगर उनका डायबिटीज जो है वो डायग्नोस हो गया कि वो डायबिटिक है, तो उनका वजन भी कम होने लग जाता है। हो सकता है, बिल्कुल बढ़ भी सकता है, हो सकता है। जो कारण सिम्टम्स है उसके मेन यही है कि वो खाएगा और उसका वेट लॉस होगा इनिशियली। बाद में जब क्या होता है, जब आप साल, 2 साल, 3 साल, फिर हो सकता है आपका वेट बढ़ना शुरू हुआ। इनिशियली ये सिम्टम्स में है। अच्छा, हर पेशेंट के अलग, हर डायबिटिक पेशेंट के ज़्यादातर सेम सिम्टम्स होते हैं, मगर ज़रूर नहीं है सारे सिम्टम्स हों, उसमें से कुछ मौजूद होंगे। उसको किसी को पेशाब ज़्यादा आता होगा, पानी कम पिए पेशाब ज़्यादा आ रहा है, किसी को प्यास ज़्यादा लगती होगी, या किसी में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, किसी को भूख लगती होगी और आपको कहेगा डॉक्टर साहब मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा जो ये आपके छोटे वेसल्स पे भी हिट करती है, बड़ी वेसल्स पे भी आपकी आज़ा की हिट करती है। तो पाँवों में सुन रहना, आप जूता पहनेंगे, हायर शुगर है तो आपको फील ही नहीं होगा आपने जूता पहना हुआ है। तो और पाँवों में आप आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, आप उठने में प्रॉब्लम होगी, खिंचाव होगा, बिल्कुल पाँवों में नमने, खिंचाव, ये सारे प्रॉब्लम, एलर्जी, दांत का रहना, ये उन लोगों के रहती है, प्रॉब्लम्स उन लोगों को रहती है जो सस्टेन्ड अनकंट्रोल्ड, मुसलसल अनकंट्रोल रही हो। बेशक वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं, दवाएं भी खा रहे हैं, मगर उनका डोजेज प्रॉपर नहीं है या वो एहतियात नहीं कर रहे हैं। ट्रू। अच्छा, और एक और भी चीज़ जो है वो मैं चाहूँगी उस पर भी डॉक्टर साहब जो है अपना ज़रूर कमेंट दें कि जब स्टार्ट में अगर जिस तरह अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जो बहुत अच्छी बात है, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है उस वक्त तो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बॉडी में इतने न्यूट्रिशन लिए होते हैं, आपकी बॉडी हमारी इतना रेजिस्ट कर पाती है कि फ़ौरन से भी किसी बीमारी के हमले पर वो कमज़ोर नहीं होती ना। तो आपको ज़ाहिरी तौर पर इतना महसूस नहीं हो रहा होता, आप कहते हैं नहीं शुगर हो गई है लेकिन मैं बड़ा हेल्दी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि ये खामोश कातिल है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, ये स्लो पॉइजन की तरह है। तो ऐसा नहीं कि शुगर हुई है और 4 दिन बाद आपको लगेगा कि पैर नम होने लग जाए, नहीं, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बड़ा हेल्दी देखा है लोगों को शुगर की वजह से। देखें, होता तो यही है, एक इंसान हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहा था और उसको कोई भी बीमारी अफेक्ट करती है, अटैक करती है, उसके बाद वो बीमार होना शुरू होता है, वरना तो नॉर्मल गुजार रहा होता है, चाहे कोई सी बीमारी हो।
तो शुगर में भी ऐसा ही है कि एकदम से आपको होगी। टाइप 2 के सिम्टम्स डिले आते हैं, स्लोली आते हैं, और होता ये है कि जब आपको एकदम से पता चलना शुरू होगा, आप सोचेंगे यार बहुत दिन से मैं खा पी रहा हूँ मगर मेरे वेट भी नहीं बढ़ रहा, आप चेक करते हैं तो 14 अबव लोगों को चाहिए कि हर 6 मंथ बाद या हर 3 मंथ बाद अपना एक रैंडम शुगर करा लें, नाश्ते के 2 घंटे बाद की, एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले लें, एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लें, ये कराते रहना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो ये बात कह रही हूँ ना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोग स्टार्ट में कंट्रोल नहीं कर रहे होते ना शुगर कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना डाइट ना एक्सरसाइज, उनको ये हो रहा होता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम हेल्दी हैं। तो वो वाली बात जो है उसको इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि अगर डायग्नोसिस हो गया है और माशाल्लाह से आप हेल्दी हैं तो अपनी उस हेल्थ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे ही उसको आगे लेकर चल सकते हैं। ये मत सोचिए कि स्टार्ट में अफेक्ट नहीं हो रहा तो आगे जाके जो है ये अफेक्ट कर भी सकती है आपको। डॉक्टर साहब, जब डायग्नोसिस हो जाए कि आप जो हैं वो डायबिटिक हैं, तो सबसे बड़ा चेंज लाइफ में क्या आता है लोगों के? वो लोग हैं जो बिरयानी, नान, पराठे और ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं और कार्ब्स ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं और उसमें भी शुगर है और चीनी वाली चाय भी पी रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे वो ऐसे लोग? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि अब जो डायबिटीज़ है, दिस इज़ नॉट अ साइंस रॉकेट, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। जिनको समझ आती है, जिन्होंने सही काम किया, एक्सपीरियंस हैं जिन लोगों ने सीनियर्स के अंडर काम किया, पढ़ा भी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं। बात यह है, मैं कोई परहेज़ नहीं कराता पेशेंट को। अच्छा, हम अपनी ज़ाती तौर पे ये सब खाओ। अच्छा। क्योंकि आप अगर उसको परहेज़ पे डालते हैं ना तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है अपना, अरे यार ये नहीं खाना, डॉक्टर ने ये तो नहीं मना किया था, अरे ये नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। उससे होता क्या है कि फिर वो हाइपो की तरफ जाता है। अच्छा। ठीक है, और उसकी बैलेंस डाइट नहीं होती, कमज़ोर उल्टा होना शुरू हो जाता है। बात यह है कि पेशेंट्स को सब कुछ अलाउ किया जाता है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हम मना जाते हैं। एक बड़े का गोश्त, बीफ, दूसरा शक्कर किसी फॉर्म में नहीं लेनी, ना शुगर फ्री, मेरे लिहाज से मैं शुगर फ्री भी नहीं देता कुछ, और तीसरा मैं चावल बंद कर देता हूँ, और चौथा बेकरी आइटम्स। बाकी सब चीज़ें खुली रहती है पेशेंट की। अच्छा, विद इन फ्यू, मैं तो कहती हूँ बेकरीज ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी बेकरीज होना चाहिए। आई लव बेकरी आइटम्स, यू लव बेकरी आइटम्स ना, बट ये है कि जितनी भी मैदे की बनी हुई चीजें ना अक्सर ये बहुत नुकसान कर रही होती हैं। आपको पता है एक स्टेट ऐसी भी है जहाँ पर बेकरीज नहीं है और वहाँ पर बीमारियां भी नहीं है, वहाँ इतने क्लिनिक्स नहीं है, क्योंकि होती है बीमारी इतना सारा बेकरी आइटम। ये भी ज्यादती है कि हम अपने आवाम को इस चीज से मना करें। नहीं, मैं मना नहीं करी, मैं तो अपनी एक बात, आपको फिजिकली एक्टिव रखें ना, आप अपना वेट कंट्रोल रखें, हर चीज कंट्रोल रखें, और किसी बेकरी आइटम खाने का मकसद ये नहीं कि आप ज्यादती करें किसी चीज की। अब थोड़ा सा जो है, हफ्ते में 1-2 दफा, अगर आप चॉकलेट फज केक के शौकीन है तो आपने पूरा केक नहीं खाना है, ये थोड़ी कि आप केक खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो, इस तरह नहीं होता। आपको किसी भी चीज की इजाज़त दी जाती है तो एतदाल होना चाहिए हर चीज़ में। एक मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी आप एक्स्ट्रा कह दिए डॉक्टर ने केक खाना तो आप केक खाना। अच्छा, अभी आपने वाइट शुगर की बात की, आपने कहा वो किसी भी फॉर्म में जो है वो मना है, तो ठीक है, मीठे की मुख्तलिफ फॉर्म का हम जिक्र कर लेते हैं। गुड़ है या शहद है, क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये मेजॉरिटी पेशेंट्स के सवाल होते हैं। गुड़ जो बनता किस तरह है, मतलब ये लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, गन्ने से गन्ना जब वो रिफाइंड वो करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसका जो जूस होता है उससे बनता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ऐसे ही उसको पकाया जाता है। जी, तो जब भाई तो शुगर है ना, शुगर केन है ना, वो गन्ना क्या है, शक्कर है, चीनी। तो गुड़ आप खा रहे हैं, आप चीनी खा रहे हैं, नहीं भाई नहीं खानी ना, ये पॉसिबल तो बन ही रहा है शक्कर से। और दूसरी चीज़ आपने क्या बोला, शहद। देखिए शहद बिल्कुल नो डाउट, और इसको आप एक दफ़ा शुगर कंट्रोल में आ जाए तो मैं अभी इजाज़त नहीं दे सकता इस वक्त टीवी बैठ के ना, क्योंकि पेशेंट उसका गैर फायदा उठाते हैं। हाँ, अगर वो मेरे पेशेंट्स होंगे तो मुझे पता होगा यार इसकी कंट्रोल में है मुसलसल, तो हम उनको कुछ ना कुछ टाइम पे हफ्ते में 1-2 दफ़ा 1 स्पून अलाउ कर देते हैं, दैट्स इट। राइट, क्योंकि उसमें भी प्योर शुगर है। आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो प्लीज़ शहद है, गुड़ है, चीनी है, किसी भी तरह का मीठा जो है उससे आपने अवॉइड करना है। एक बार जब कंट्रोल हो जाए उसके बाद फिर आप एतदाल में रहते हुए, बेहतर ये है कि फिर आप शहद का इस्तेमाल अगर आप थोड़ा चाहें वो आप जो है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है जब हम कार्ब्स की बात करते हैं या रोटी की भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत फाइन आटा इस्तेमाल किया जाता है, सो वो भी जो है वो नुकसानदेह है। जो होल ग्रेन आटा है डॉक्टर साहब, वो मेरे ख्याल से शुगर के पेशेंट के लिए या बेसन की रोटी सजेस्ट की जाती है। चक्की का आटा, और हम अगर आसान उसमें बात करें, लाल आटा, चक्की का आटा, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है और वही हमें लेना चाहिए। और वैसे भी सिर्फ ज़रूरी नहीं डायबिटिक पेशेंट्स को लेना चाहिए, वैसे मगर लोग नहीं लेते हमारे
मुल्क में बहुत मैंने देखा है, मगर ये है कि अब लोगों में कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग लेना शुरू हो रहे हैं। लोगों को लगता है भाई ये तो कोई बीमारी हो गई इस वजह से मुझे डॉक्टर दे रहा, नहीं, नॉर्मल लोगों को भी भाई चक्की काटा कॉन्स्टिपेशंस भी ख़त्म करता है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर करता है आपकी, तो आपको वो लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो वेट लॉस वाली बात है ना, वेट लॉस जो मैंने 3 चीज़ें आपको मना करी हैं, मतलब कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। देखें जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो हम पढ़कर आते हैं तो हमें थ्योरी का पता होता है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर बॉडी के एक्टिव के फिजियोलॉजी क्या है, एनाटमी क्या है, हर चीज़ का पता होता है। बात यह है कि भाई जितना आप खा रहे हैं, एक कैलोरी काउंटर होता है हमारे पास, वो हम अब ज़ाहिर बात है लोगों के लिए करना बहुत, मैंने वही कहा ना, ये वो लोग कर सकते हैं जो बहुत डिटरमिन हो ना, तो उसमें होता है कि हम लिखते हैं भाई हमने सुबह ये खाया, दोपहर में ये खाया, तो हम ये देखते हैं यार उससे जितना हमने खाया उससे ज़्यादा हमने बर्न किया उसको या नहीं किया। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं आप खाएंगे, क्यों खाएंगे नहीं तो वीक हो जाएंगे। और ये 3 चीज़ें नहीं खाएं, मगर इन 3 चीज़ें खानों के अलावा भी आपने खाना तो है ना, न्यूट्रिशन तो लेना है ना, न्यूट्रिशन तो लेना है, तो आपने तो डाइट तो अपनी प्रॉपर लेनी है, वही 3 मील लेने, बीच में भूख लग रही है आप ले सकते हैं, मगर आप ये 3 चीज़ें छोड़ दें। मगर ये ज़रूर आपने करना है कि आपने एट द एंड आपने काउंट किया, भाई मैंने इतनी कैलोरी ली है तो उससे मैंने ज़्यादा बर्न की है या नहीं की। ट्रू। तो आप जितना खाएंगे उससे ज़्यादा आपने बर्न करना है तो वेट लॉस होगा। लोग क्या कहते हैं कि यार मैं तो 1 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, देखो मैं तो 1 किलोमीटर पता नहीं कितना किलोमीटर 1 घंटा भागता हूँ, भागते ही रहता हूँ, तो ये तरीके का नहीं है ना भाई। तुम खाते भी तो उतना ही हो, होता क्या जितना तुम भागते हो उतना ही तुम खा लेते हो, तो क्या वेट लॉस नहीं होता। जितना आप खाएंगे उससे ज़्यादा बर्न करना है, तो उसके लिए आपको उसको लिखना पड़ता है कि भाई मैंने, और ये 1 आध 2 महीने तक करना पड़ता है। और ऐसे मैंने खुद किया, मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ। आई वॉज 82 kg लास्ट 4 years बैक। अच्छा मुझे कोई फैमिली से नहीं मिली थी, वो मैं काम कर करके मेरे पास टाइम ही तो होता। आप डायबिटिक हैं? नो आई एम नॉट अ डायबिटिक, मैं सिर्फ वेट लॉस की बात कर रहा हूँ। वेट लॉस की बात तो जाहिर बात है ये चीज़ डायबिटिक्स को भी फायदा देगी, मगर उन्होंने मील्स तो ले रहे हैं क्योंकि वो तो फिर आपने क्या किया वो 82 को कट करने के लिए? मैंने तो खैर बहुत कुछ किया था। अच्छा, और थोड़ा सा बता दें। मगर मैंने विद इन 3 months कट कर दिया था अपना weight। ओके। और मैं आफ्टर 3 months आई वाज 68 kg। ग्रेट। बट डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुंह पे आपको जिप लगानी पड़ती है। कैलोरीज मत लें, न्यूट्रिशन लें। आपको भूखा रहने के लिए कोई भी नहीं कह रहा, जो भी समझदार शख्स होगा वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप भूखा रहें। आपको ये कह रहे हैं कि वो लें जिससे न्यूट्रिशन पूरी हो, वो ना लें जिससे कैलोरीज जो है ना वो आपकी बढ़ती रहें। तो डॉक्टर साहब इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखें अगर आप भूखे रहेंगे ठीक है तो आप बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो आपकी बॉडी को जरासीम से बचा के रखता है, वो कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियाज और वायरसेस कैच करेंगे और आप फिर बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। तो आपने दालें, चिकन, मटन, सब्जियां ये खानी है, इसको कुक करें, हल्के से ऑयल में कुक करें, ऑलिव ऑयल में कुक करें। यानी कि ऑयल कह दिया तो 4 चम्मच डाल दी, मतलब स्प्रे कहते हैं हम उसका, तो 1 टीस्पून से ज़्यादा ना लें। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम एक प्रॉपर जो डाइट प्लान होगा, जो डायबिटिक के पेशेंट है, क्योंकि उनको स्मॉल मील्स लेने होते हैं, अदरवाइज उनकी शुगर डाउन हो जाती है और रात में जब वो सो के उठते हैं तो अक्सर सुबह उठने के बाद शुगर लो होती है। ये भी एक जो है बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होता है। इसको कैसे डील करेंगे, आफ्टर दिस ब्रेक जानेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस पे आज हम बात कर रहे हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो एक रूटीन में लेकर आएँ, ताकि क्योंकि इसको ये कहें कि शुगर को ख़त्म किया जा सकता है तो इस पे एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं हासिल कर सकी जिससे मैं मुतमईन हो सकूं। लेकिन डॉक्टर साहब के सामने ये सवाल भी रख लेते हैं। डॉक्टर सलमान जमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या शुगर को ख़त्म किया जा सकता है? ऐसा जो कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग दावे भी करते हैं, इस पर क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऐसा हो सकता है? शुगर इज़ नॉट अ क्योरेबल डिजीज, मतलब ये क्योर नहीं की जा सकती, मतलब ये कंट्रोल की जा सकती, ख़त्म नहीं की जा सकती है। लोगों को गलत कॉन्सेप्ट है और बेचारा यही तो हमारे मुल्क में अलमिया यही है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखती नहीं है। और चले हम तो फिर भी शहर में गवर्नमेंट सड़कें बनाएगी आप लोगों की, या ये सब देखेगी, कचरा उठाएगी, वो तो काम कर ले पहले वो। तो ये जैसे हमारे इलाके हैं जो सिंध पूरा गाँव जहाँ हैं, पंजाब में गाँव है, तो वहाँ पे लोग बहुत सारे क्वैक्स बैठे हुए हैं, फेक लोग बैठे हुए हैं। और फिर एक एलोपैथिक के अलावा आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़। और दूसरे फील्ड के लोग भी इसका इलाज कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट कि कुछ लोग हैं जो सही हैं, क्योंकि अब हमारे दूसरे जो ग्रुप है होम्योपैथ्स, उनको भी डॉक्टर कहा जाता है एक तरीके से, वो भी अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं।
मगर वो भी अगर आप क्या प्रॉपर, मतलब है कहलवाते हैं डॉक्टर? नहीं वो दे आर नॉट डॉक्टर्स, मगर चलें वो अब वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कहती है, मगर बात ये है फिर भी अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपर डॉक्टर साहब जब मेडिसिन नहीं थी तो क्या था? हर्ब्स थी ना, बिल्कुल हर्ब्स थी, लोग हर्ब से इलाज करते थे ना, अपनी लोगों की को जिंदगी देते थे। डेंटिस्ट भी अपने आप को डॉक्टर कहता है। हाँ, डेंटिस्ट तो BDS डॉक्टर डेंटल कौन सर्जरी, होते हैं? डॉक्टर जिसने प्रॉपर MBBS किया, कम से कम स्टार्टिंग MBBS किया, फिर तो फर्दर चीज़ें, तो जिसने BDS किया ही और शी इज नॉट अ डॉक्टर, वो लोग डेंटिस्ट हैं, वो डेंटिस्ट लिखेगा अपने नाम के, बट दे हमारे लिए जो मसीहा है ना वो डॉक्टर है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ मामला हो गया। मसीहा का मतलब ये थोड़ी है भाई कि कोई जो आपका इलाज कर रहा है, जो आपकी बीमारी में ये आपको शिफा दे रहा है, उसको हम डॉक्टर कहते हैं। जो आम इस वक्त, मैं उसकी कोई उसके मीनिंग पर नहीं जा रही, मैं एक आम सोच की बात कर रही हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप इसी वजह से मुल्क का ये हाल है, इसी प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में है। टेक एनी प्रोफेशन, टेक मीडिया और टेक जो सही लोगों उनकी कदर ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको बिठाया हुआ तो हमने, और मीडिया क्या तो खैर बहुत सारे लोग बिठाते हैं, उसको छोड़े, तो वो मीडिया ही काम कर रहा है ना। तो डॉक्टर मैंने कहा कि बहुत सारे हर प्रोफेशन में सही लोगों की कदर नहीं है, इसमें मेरी बात नहीं हो रही, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मीडिया के लोग की बात करें, इसमें तो डेंटिस्ट में भी आप देखें ना, आप सदर पर चले जाएं, बुरा हाल है, और अफसोस कि उनको हटाया जाता है, वो फिर थोड़े दिन बाद आकर बैठ जाते हैं, ये बड़ा अजीब सा मामला है। हम तो फेक लोगों की बात कर रहे हैं, हम देखें, हम किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं वी आर टॉकिंग अबाउट फेक लोग। लोगों को चाहिए कि जब भी किसी के पास इलाज कराने जाएं उसके बारे में मालूम करें, ये तो नहीं मोहल्ले में पहले वो मैकेनिक थे, अब वो कोई हकीम बन के बैठ गए हैं या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बन के बैठ गए हैं, नहीं, लोगों की प्रॉपर जो भी, अगर होम्योपैथ तो उसके पास प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, अगर प्रॉपर डिग्री होल्डर है, किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए तो फिर ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी कि मील्स की ज़रूरत होती है एक शुगर पेशेंट को ना, एक आम इंसान से ज़्यादा कहते हैं कि उसे मील लेना चाहिए, वैसे तो हर किसी को स्मॉल मील्स लेने चाहिए ताकि आप इजीली बर्न कर सकें। शुगर के पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है रात में? अक्सर के रात में अगर वो सोए हैं और वो एक लंबा पीरियड होता है जब आप एम्प्टी स्टमक रहते हैं, तो सुबह उठते हैं तो शुगर लो ही भी होती है। कभी कभार तो मुझे लगता है आप खुद डायबिटोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं जो पेशेंट्स के सवालात हैं, और ये पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें होता ही है कि देखें, पहले हम डाइट प्लान को डिस्कस करते हैं, देन विल कम टू योर क्वेश्चन, क्योंकि उससे रिलेटेड है। हमें 3 मील तो लेने, सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना, और हमारे कोशिश होना चाहिए कि हमारे मील प्रोटीनियस हों। प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है? अंडे की सफ़ेदी में होता है, बॉईल करें, जर्दी निकाल दें, 2 अंडे की सफ़ेदी नाश्ते में लें, साथ में फीकी चाय लें या कैंडल के साथ लें, और ब्राउन ब्रेड से रात का सालन ले सकते हैं, दैट्स इट। नाश्ते में किसी किस्म की रोटी, पराठा, पूरी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको भूख लग रही है 2 अंडी सफ़ेदी लेने के बाद, चाय लेने के बाद, तो आप ब्राउन ब्रेड से रात का सालन ले सकते हैं। उसके 2-2.5 घंटे बाद आपने कोई भी फल लेना है मौसम के लिहाज से, अमरूद, कीनू, मौसमी। अच्छा, इसमें भी बड़ा पेशेंट्स को प्रॉब्लम, अरे डॉक्टर साहब मैं ये लूँ ये नहीं लूँ, तो अगर अभी हम इस पर बात कर लेंगे, मगर मैं पहले मील को बात करूँ। तो कोई भी सीजनल फल नाश्ते के 2-2.5 घंटे बाद आपने एक लेना है, उसके बाद आपने 2-2.5 घंटे दोपहर का खाना खाना है अपना 1:30-2 बजे। अच्छा, कोई खास फल जो शुगर के मरीज मैं अभी उस पे आ रहा हूँ, पहले मैं एक मील बता दूँ। तो बात यह है कि जो दोपहर में आपने खाना खाना है और रात में जो खाना खाना है, इन दोनों खानों में आपने लाल आटे की रोटी लेनी है, चक्की के आटे की। इसके अलावा किसी किस्म का आप आटा यूज़ नहीं कर सकते। अक्सर मुझसे पेशेंट, मैं सारी बता चुका होता हूँ पूरी कहानी, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बेगम जो लाल आटे की रोटी नहीं बना सकती, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। भाई करना ही है ना, अब नहीं आप रिफाइंड आटा ले सकता, मैं क्या करूँ अगर आपकी बेगम नहीं बना सकती। बात ये लाल आटे की रोटी आपने लेनी है, वो ज़्यादा नरम होती है, बल्कि वाइट वाला मुश्किल होता होगा उसको। बेगम वो खाती होंगी, वो सफ़ेद वाला, तो कैसे उन्होंने ज़्यादा खिदमत करें शौहर की, तो ये भी क्वेश्चन मुझसे कर लेते हैं पेशेंट। ठीक है, तो जितनी आपने दोपहर में लेनी है उतनी, कल रात का इस हवाले से मुझे याद आ गया। ये जितनी आपने दोपहर में लेनी है उतनी है आपने लाल आटे की रोटी रात में लेनी। बैलेंस होना चाहिए, 2 लेते हैं तो रात में भी 2 लें, 3 लेते हैं तो रात में 3 लें, 1 लेते हैं तो रात में भी 1 लें, वह आप पर है। और सालन जो भी है, चिकन, मटन, सब्जियां, दालें, बड़ा गोश्त जी, बड़ा बीफ नहीं लेना, बस बीफ नहीं लेना। उसके बाद शाम की चाय के साथ आपने 2-2.5 घंटे बाद 5-6 बज जाएंगे, आपने शाम की चाय के साथ वीटेबल बिस्किट लेने, शुगर फ्री। वीटेबल में भी शुगर आते हैं, शुगर फ्री लेने वीटेबल, अगर वो ना हो तो मैरी के लेने, और वो भी कोई बहुत महंगे नहीं होते, नॉर्मली आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा, चाय वही फीकी कैंडल के साथ, उसके बाद रात 9 बजे तक आपने अपना रात का खाना लेना, वही लाल आटे की रोटी और जो सालन आप ले रहे हैं। अच्छा, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे लिहाज से हर 3rd डे, क्योंकि कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि जी फिश कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, ये बढ़ा देती नहीं, उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपके दिल की रगों के लिए अच्छे होते हैं। जितने हार्ट पेशेंट सुन रहे हैं इस शो को, उनके लिए बेहतरीन है। हर 3 दिन बाद, ये भी मुझे अभी अल्फाज थोड़े दिन पहले पता था, पहले अंग्रेजी में पता था, अभी उर्दू में पता चला कि पाव आप ले सकते हैं हर 3 दिन बाद। जी, हर 3 दिन बाद आप ये
पाव के करीब फिश ले सकते ले हैं, लें। तो दैट इज़ वेरी गुड। उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और फिश लेनी चाहिए। तो ये 3 बड़े मील हो गए। अच्छा, रात में, उसके बाद रात में सोने के बाद, मतलब 9 बजे का जब खाना खाएंगे, सोने 11-12 बजे लोग अमूमन सोते हैं हमारे मुल्क में, तो आपने आधा गिलास दूध पी के सोना है, मलाई हटा के। नॉर्मल नागोरी का जो भी मिलता है बाहर, जो आम नागोरी फ्रेश मिल्क जो है आपको, वो या लेंगे। जो भी आप पीते हैं वो 1 गिलास आपने रात में हाँ, जो है बस वो मलाई नींद मलाई करके- हटा दीजिएगा ठीक उसका है। ना। अच्छा, तो मैंने बताया ये कि 3 बड़े मील, नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना, और 3 छोटे मील, फल, शाम के चाय के साथ कुछ, और रात में कुछ तो लेना। मतलब ये 6 मील्स आप जी, बता रहे इसका हैं। कॉन्सेप्ट क्या पीछे देखिए, मेडिकल साइंस एक पूरी रिसर्च है, एलोपैथी एक पूरी रिसर्च के बेस पे है कि आपका लबलबा जो है वो डिफेक्टिव है, उसने इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन कम बना रहा है, जिसकी वजह से हमारी ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच रही, तो हमें एनर्जी नहीं मिल रही, हम कमज़ोर रह रहे हैं किसी भी, उसकी वजह से हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। तो बात यह है कि अगर आप बाहर से जो भी 3 मील छोटे बीच में लेंगे तो होगा कि आपका लबलबा बीच में काम करता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा शुगर पड़ी है उन दवाइयाँ कम करने के बाद सेल्स के बाहर, उसको भी उठा के लबलबा खुद डालेगा, क्योंकि टाइप 2 में लबलबा काम कर रहा होता है, इंसुलिन बना रहा होता है, पूरा डिफेक्टिव नहीं है टाइप 1 की तरह। तो वो खुद फिर वो उठाएगा, और उठा के तो होगा क्या कि आगे जाके अगर वो हमारा है तो हम उसको एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाएं दे रहे हैं, तो हम उसका डोज कम करेंगे। ठीक है, 4-6 तो महीने वो में। एडजस्ट होता जी है। जी। ठीक है। अच्छा, चीज़ों को कवर करना है। डॉक्टर साहब उस सवाल का भी जवाब दे दें कि रात में जब लोग, क्योंकि आज 6-8 घंटे गुजर जाते हैं नींद को, और जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल शुगर लो, पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। ज्यादातर ये अबव 50-60 वालों के साथ होता है, क्यों? उसकी वजह ये है कि वो अर्ली स्लीप करते होते हैं, वो 7:30-8 बजे खा लेते हैं और 10 बजे तक सो जाते हैं, फिर वो उठेंगे सुबह 5 बजे, 4-6 बजे, और नाश्ता करेंगे 10 बजे। तो होता क्या है कि जितनी भी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाएं 4-6 घंटे बाद अपना काम करना शुरू करती हैं, और वो शुगर, तो होगा क्या, अगर आपने 12 घंटे का गैप लिया तो नेचुरल है कि वो आपकी शुगर को डाउन कर देगी। तो उसने आपको, जब भी आप सुबह उठें, निहार मुँह, मतलब चाहे फजर की नमाज़ पढ़ें तो मुँह हाथ धो के 2 बिस्किट खा लें। बेशक आप नाश्ता अपना 9-10 बजे करें, कुछ खा लें हल्का फुल्का सा, और फिर आप अपनी वॉक पे भी जाना जाएँ, फिर आके नाश्ता करें। ठीक है। और पानी का इस्तेमाल 2.5 लीटर करना है। अच्छा, ये सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए नहीं, अगर डायबिटीज़ के लिए 2.5 लीटर करना है सादा पानी, मगर ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, पानी का 2 से 2.5 लीटर इस्तेमाल करें सुबह उठने से रात सोने तक। 2.5 लीटर का। अच्छा, और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि रात में जो आपका लास्ट मील है, कि खाने के बाद कुछ लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी रूटीन को फॉलो करें, लेकिन रात को बेड पर जाने से पहले दूध जो है वो आपको, ये जो लो शुगर आपकी हो जाती है रात में, इससे आपको बहुत हद तक बचाएगा। फिर जब आप उठ रहे हैं, फजर की नमाज के लिए उठ रहे हैं, तो उस वक्त भी आप कोशिश करें कि कुछ भी जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, शुगर, आप बिस्किट्स ले सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल सुबह बहुत अच्छा होता है। शुगर के मरीज जो हैं उनके लिए डॉक्टर साहब कौन से नट्स बेहतर हैं? अच्छा, पहले तो मैं एक बात ऐड करूं, हमें जो वॉक है वो खाली पेट करना चाहिए। खाली वैसे आप चहलकदमी कर लें खाने के ठीक बाद, है। मगर अगर आपने वॉक करनी है 35 से 40 मिनट, ये मैं 40 से ऊपर वालों के लिए बात ठीक कर रहा है। हूँ, तो वो खाली पेट करें, चाहे सुबह निहार मुँह कर लें, चाहे शाम में 5 बजे 6 बजे कर लें। अच्छा। तो क्योंकि होता क्या है, वॉक जो है इसलिए की जाती है कि आप अपना फैट लॉस कराएं। अगर आपने खाना खाया हुआ होगा तो पहले खाना बर्न होगा, हाँ, फिर फैट पे जाके फिर हिट fats करेगी। पे hit तो नेचुरली आप खाली पेट करेंगे तो डायरेक्ट जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं उस पर हिट करेगी। जहाँ तक बात नट्स की है, तो आप बिल्कुल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में है तो आप खा सकते हैं 1 मुट्ठी हर रोज़, मगर उसमें वो नहीं खानी जो मीठी होती है, जैसे किशमिश हो गई, जो भी जिसमें मीठास होती है, वो ड्राई फ्रूट नहीं लेनी। बादाम है, अखरोट हाँ, ये है, खा सकते हैं, मगर आपका काजू है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो। और दूसरी बात है, 1 मुट्ठी खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली क्या, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी तो आप डेली भर भर के खा रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो आप अच्छा, 1 मुट्ठी ये भी नहीं कि 1 मुट्ठी आपने बादाम ले लिया या 1 मुट्ठी अखरोट, 1 मुट्ठी जिसमें आपके मिक्स नट्स हों, उसमें भी आप किशमिश अवॉइड करेंगे, ये आप जो इस्तेमाल मीठी कर सकते हैं। ये ताकि बहुत- वो जिंदा रहेंगे तो बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स के, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हेल्दी फ्रूट्स हैं आपके लिए, नट्स हैं, दूध आपने पीना है, सब्जियों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, ये हम डायबिटिक और नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी बात करें, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो डॉक्टर साहब कौन सा फ्रूट ऐसा जो वो अवॉइड करेंगे? देखिए, जो नहीं खाना चाहिए वो बता दो चंद, एक चीकू नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ग्रेप्स, अंगूर नहीं खाना चाहिए, और आम नहीं खाना चाहिए। अच्छा, केले का इस्तेमाल बनाना नहीं, केला खाना चाहिए, मगर केले इजाज़त देने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही टाइम पे 4 केले खाता हूँ। 1 केला खाएं आप डेली, कोई मसला नहीं। वो आपके 1 सेब खा सकते हैं, 1 कीनू, 1 अमरूद, जो अनार, ये आपका ग्रेप्स, आम, चीकू, ये चीज़ें, गर्मा सर्दा, ये मेरे ख्याल से उर्दू में, अंग्रेज़ी में मुझे नहीं आती, ये भी मुझे अभी पता चले, तो मैं, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, तो स्पेसिफिक अब पेशेंट्स, ये तो काफ़ी मीठे होते हैं वैसे डॉक्टर। बिल्कुल इनको नहीं लेना चाहिए। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो आप नहीं लें,
और बाकी यू कैन टेक एनीथिंग इन फ्रूट्स, मगर ये उसका मतलब भी ये नहीं है कि आप अगर आपको बनाना की एक इजाज़त दे दी गई या एक सेब की इजाज़त दी गई तो आप चार चार खा रहे हैं, ये दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका जवाब आप लोगों को मिलेगा, तो उसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शख्स को डायग्नोस हो जाता है, अर्ली डायग्नोस हो जाता है कि वो डायबिटिक है, क्या उसको मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए या डायरेक्टली अगर आप इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी हेल्दी, पहले हमने पूरी डाइट की रूटीन की बात की, अब एंड में आके जो है मैं मेडिसिन या इंसुलिन की बात करी हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज पहले है, उसके बाद में ये आपको सपोर्ट कर रही होती है आपकी इंसुलिन और आपकी मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब क्या बेहतर है तरीक़ाकार? देखें मैं आपको इसमें एक ऐड करता चलूँ, ये फिर उसी वो फेक वाली बात से लिंक होगी अब ये बात कि अगर आप इनिशियली डायग्नोज हो जाते हैं अर्ली 40s में कि आप डायबिटिक हैं और किसी सही आदमी के पास चले जाएं और वो आपको डायग्नोज कर, तो वो स्टेज होती है प्री डायबिटिक स्टेज। ठीक है। हमारी फास्टिंग आ रही होती है 110 बॉर्डर लाइन पे खड़ी होती है, हमारी रैंडम भी आ रही होती है 190 200 के ऊपर। तो नई तहकीक के मुताबिक 200 इज़ अ नॉर्मल रैंडम शुगर, मगर ये मैं बताता नहीं हूँ ताकि लोग ये ना, तो वो मगर बात ये है कि दैट इज ऑल्सो अ बॉर्डर लाइन है। तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आपको सही आदमी ने डायग्नोज कर लिया, तहकीक कर लिया, आपके अंदर मालूम कर लिया कि आप ज़ियादतीज़ में मुब्तला होने वाले हैं या हो चुके, तो उस वक्त भी इसको रिवर्ट बैक किया जा सकता है। वापसी की राहें हैं, उसमें एक्सरसाइज हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर करना होता है, एक्सटेंसिव हम परहेज पे डालते हैं उसमें, ताकि पेशेंट, फिर हम चेक करते रहते हैं उसको, अगर उस पर भी ना हो तो फिर वी ऐड नॉट द एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, इसके भी 2 ग्रुप्स होते हैं, हम ऐसी दवा डालते हैं जो कि बैलेंस करती है। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम है जो डायबिटीज में वो आपका इंसुलिन जो है वो नहीं बन रहा, तो मेडिसिन से बेहतर नहीं है कि इंसुलिन ले ली जाए? देखें वही टाइप 1 जो है, टाइप 1 जो बचपन से मुब्तला होते हैं उनको तो इंसुलिन ही पे रहना, उसके अलावा कोई और हर्ज नहीं है, वो इंसुलिन से वापस दवाइयों पे भी नहीं आ सकते। और अगर टाइप 2 वाले हैं और अगर डॉक्टर कहता है तो इंसुलिन लगवा लें, उससे डॉक्टर मुझे क्योंकि वाइंड अप करना है। बस मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, टाइप 2 में आपको दवाइयाँ लेनी है, मगर अगर आपका डॉक्टर अच्छा है और वो आप उसके से मुतमईन हैं तो आप बिल्कुल उसके कहने पे इंसुलिन पे आएँ, मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर एक दफ़ा इंसुलिन पे आ गए तो दवाइयों पे नहीं आ सकते। टाइप 2 वालों आ सकते हैं दवाइयाँ। ओके राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी और आप उस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूँगी सलाम पाकिस्तान में।